प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र। आज हमें अध्याय 20 प्रारंभ करना है। उपभोग फलन, बचत फलन एवं निवेश फलन की अवधारणा। सबसे पहले इस लेसन में रोजगार सिद्धांत की चर्चा की गई है। रोजगार सिद्धांत में मुख्यतः दो मान्यताएं हैं। सबसे पहली जो मान्यता आती है क्लासिकल के द्वारा दी गई है। दूसरा जो रोजगार सिद्धांत की व्याख्या की गई है वो कीन्स का रोजगार सिद्धांत है। इस पर हम थोड़ी नजर डालते हैं। सबसे पहले क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो रोजगार सिद्धांत दिया गया था, क्या मान्यताएं थी उसकी। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, अर्थात बेरोजगारी की दशाएं नहीं होती। और यही सेम मान्यता है वो से के बाजार नियम की है। बाय द वे, एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कि से का बाजार नियम क्या है, तो हमें क्या लिखना है। से का बाजार नियम अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, या अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की व्याख्या करता है। यही से का बाजार नियम है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार चूंकि पूर्ण रोजगार पाया जाता है और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी यदि किसी कंडीशन से आ भी जाए, तो उनकी यह व्याख्या थी कि मुक्त एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ ऐसी शक्तियां कार्य करती हैं जिससे पुनः पूर्ण रोजगार की स्थापना हो जाती है। अर्थात अंतिम रूप से अर्थव्यवस्था में क्या पाया जाता है, पूर्ण रोजगार पाया जाता है, बेरोजगारी की दशा नहीं होती। ये थी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की मान्यताएं। लेकिन 1929-30 के अंदर जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई, जिससे सबसे ज्यादा विकसित देश प्रभावित हुए थे, तो उस आर्थिक मंदी का समाधान देने में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत असफल रहे थे। अर्थात उस मंदी को कैसे दूर किया जाए उसकी व्याख्या करने में या उसका समाधान देने में ये अर्थशास्त्री सफल नहीं हुए, या क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत उसमें सफल नहीं हुआ। तो उस समय जो कीन्स था, कीन्स के द्वारा 1936 में एक बुक लिखी गई थी इसी के समाधान के लिए, अर्थात उस मंदी को कैसे दूर किया जाए उसका उसने समाधान दिया। और उन्होंने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के पूर्ण रोजगार के सिद्धांत का क्या किया, खंडन किया। उसकी बुक का नेम हमने पहले भी पढ़ लिया है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये उनकी बुक का नाम था जो 1936 में कीन्स के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो कीन्स ने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत का खंडन किया। जब आप किसी भी चीज का खंडन करते हैं तो आपको नया सिद्धांत भी देना पड़ता है कि इस कारण से ये सही नहीं है और इस कारण से ये जो नया सिद्धांत है। तो कीन्स था, उसने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत का खंडन किया कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, और उन्होंने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कीन्स ने अपने नए सिद्धांत में उन घटकों की व्याख्या की जो बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार घटकों की कीन्स ने अपने सिद्धांत में क्या की, व्याख्या की। कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत था उन्होंने आय एवं रोजगार का सिद्धांत अल्पकाल के लिए दिया था, तो उनके उस रोजगार सिद्धांत को आय एवं रोजगार का अल्पकालीन सिद्धांत भी कहते हैं। कीन्स ने कहा कि सामान्यतः अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार पाया जाता है, अर्थात पूर्ण रोजगार की दशा नहीं होती। कीन्स के अनुसार जनसंख्या, पूंजी, श्रम शक्ति, श्रम की कार्यकुशलता एक समय में बदलती नहीं है, अर्थात उनको अल्पकाल में बदला नहीं जाता, बदल नहीं सकते, बदलती नहीं है। वो आय एवं उत्पादन में वृद्धि के द्वारा, आय एवं उत्पादन में वृद्धि ज्यादा श्रम शक्ति को लगाकर प्राप्त की जा सकती है। अर्थात आय एवं उत्पादन में यदि आप वृद्धि करना चाहते हैं तो ज्यादा श्रम को उसमें लगाकर आप उत्पादन में वृद्धि कर सकते हो। तो यही व्याख्या कीन्स ने की, अल्पकाल में यदि राष्ट्रीय आय अधिक है तो रोजगार भी अधिक होगा। अर्थात जो रोजगार की दशा है वो राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है कि राष्ट्रीय आय अधिक है तो रोजगार भी क्या होगा, अधिक होगा। और अल्पकाल में यदि राष्ट्रीय आय कम है तो रोजगार भी कम होगा। तो कीन्स के अनुसार हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता। और इसी के आधार पर कीन्स ने जो 1929-30 में जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी उसका उन्होंने समाधान दिया था। इसलिए कीन्स के रोजगार सिद्धांत की ज्यादा मान्यता उस समय हुई थी। तो ये है मुख्य मुख्य रोजगार सिद्धांत जिनकी हमने एक थोड़ी व्याख्या की। चलते हैं हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत से आगे उपभोग फलन की व्याख्या करते हैं। क्या है उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन, इनकी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए तो चलते हैं, उपभोग फलन क्या है इसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, आय एवं उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध है, उसी को हम उपभोग फलन कहते हैं।
और केन्स के रोजगार सिद्धांत की ये मूलभूत अवधारणा है। इसे केन्स का मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम भी कहते हैं। क्या कहता है ये नियम? इस नियम के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है, और जैसे जैसे आय घटती है वैसे वैसे उपभोग भी घटता है, लेकिन आय के साथ उपभोग उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में आय बढ़ती है। अर्थात आय के साथ साथ उपभोग बढ़ेगा लेकिन आय से कम अनुपात में बढ़ेगा। और कौन सी आय? प्रयोज्य आय के साथ। प्रयोज्य आय क्या होती है? आय में से यदि प्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाए, जैसे आय पर जो आयकर लगता है उसको यदि घटा दिया जाए तो शेष जो आय बचती है वो प्रयोज्य आय होती है। और किसी भी व्यक्ति की जो प्रयोज्य आय या जो आय है वो इन दोनों का योग होती है। अर्थात प्रयोज्य आय को या तो खर्च किया जाता है, उपभोग किया जाता है, या उसको बचाया जाता है। अर्थात बचत और उपभोग का जो योग है वो किसके बराबर होता है? आय के बराबर होता है। या तो हम अपनी आय को खर्च करते हैं अर्थात उपभोग करते हैं उसका, या हम अपनी आय को क्या करते हैं? बचाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की 1000 रुपए आय है, यदि 1000 में से वो 600 रुपए क्या कर देता है? खर्च कर देता है, उपभोग कर लेता है 600 रुपए का, तो वो 400 रुपए क्या करेगा? बचत करेगा। तो कुल आय इन दोनों का योग अर्थात C प्लस S का योग कितना हो गया? 1000 हो गया। अर्थात किसी भी व्यक्ति की आय उपभोग एवं बचत का क्या होती है? योग होती है। हम अपनी आय को या तो खर्च करते हैं या हम अपनी आय की बचत करते हैं। तो बचत और उपभोग का योग किसके बराबर होता है? आय के बराबर होता है। तो उपभोग फलन हो जाएगा किसके साथ संबंध? फलनात्मक संबंध। प्रयोज्य आय के साथ या उसकी आय के साथ जो उपभोग का फलनात्मक संबंध है वही क्या है? उपभोग फलन है। अब यदि उपभोग फलन एक सरल रेखीय है तो क्या होगा? तो C बराबर A प्लस बी वाई, इसको एक गणितीय समीकरण के रूप में फिर इस प्रकार से दिखाएंगे कि उपभोग बराबर होता है A प्लस बी वाई। हम अब इस समीकरण की व्याख्या करते हैं, इस उपभोग फलन की व्याख्या करते हैं, रेखीय उपभोग फलन की, कि इनका क्या तात्पर्य है और किस प्रकार से हम उपभोग को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यहां C आ रहा है। C क्या है? उपभोग है। दूसरा आ रहा है A। ये जो स्मॉल a है क्या तात्पर्य है इससे? इससे तात्पर्य है स्वायत्त उपभोग। परिभाषा आ सकती है स्वायत्त उपभोग क्या होता है या a क्या होता है। देखिए हमने देखा कि उपभोग का आय से संबंध है, अर्थात आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, आय घटती है तो उपभोग घटता है, लेकिन आय से कम अनुपात में। लेकिन स्वायत्त उपभोग ऐसा उपभोग है जो आय से स्वतंत्र होता है। स्वायत्त का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। स्वायत्त का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। और उपभोग का मतलब उपभोग, अर्थात स्वतंत्र उपभोग। किससे स्वतंत्र है? चूंकि आय से जुड़ा हुआ है उपभोग, लेकिन ये जो स्वायत्त उपभोग है ये आय से स्वतंत्र है, अर्थात इसका आय से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा उपभोग जो आय शून्य होने पर भी किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखिए मान लीजिए कि यदि हमारी शून्य आय है तो भी हमें कुछ ना कुछ उपभोग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी दिन आप कोई इनकम नहीं है आपकी, या किसी महीने आपकी कोई इनकम नहीं है, तो भी आप भोजन करेंगे, अर्थात आप खर्च करेंगे। तो ऐसा खर्च या ऐसा उपभोग जो आय शून्य होने पर भी किया जाता है, अर्थात ऐसा उपभोग जो आय से स्वतंत्र है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वायत्त उपभोग कहते हैं। और इसको किससे सिंबल किया जाता है? ए से सिंबल किया जाता है, ए के द्वारा दर्शाया जाता है। तो परिभाषा आ जाए स्वायत्त उपभोग क्या है? ऐसा उपभोग जो आय से क्या है? स्वतंत्र है, अर्थात आय शून्य होने पर भी ये उपभोग होता है। कौन सा उपभोग? स्वायत्त उपभोग। नेक्स्ट आता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसको स्मॉल b से लिखा जाता है, इसको MPC से भी लिखा जाता है। इसका हम अध्ययन करेंगे, व्याख्या करेंगे इसकी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये क्या है? देखिए आय बढ़ने पर उस बढ़ी हुई आय में से कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है, कितना भाग उसका खर्च किया जाता है। उदाहरण के रूप में कि मान लीजिए आपकी आय 1 रुपए बढ़ी है और यदि b का मान 0.50 है, इसका मतलब कि आप 1 रुपए में से 50 पैसे खर्च करेंगे। किस पर? उपभोग पर।
यदि आपकी आय 100 रुपए बढ़ी है तो चूंकि b का मान कितना है 0.50, हम उदाहरण ले रहे हैं, इसका मतलब आप 100 रुपए में से कितना खर्च करेंगे उपभोग पर 50 रुपए। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपकी आय 1000 रुपए बढ़ी है तो b का मान यदि 0.50 है, इसका मतलब आप उपभोग पर कितना खर्च करेंगे 500 रुपए 1000 रुपए में से। तो यह है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, अर्थात बढ़ी हुई आय में से आप कितना भाग खर्च करते हैं। तो यदि मान लीजिए कि इसको हम 0.75 लें, इसका तात्पर्य क्या है कि आप यदि आपकी आय में 1 रुपए की वृद्धि होती है तो आप उसमें से 0.75 या 75 पैसे उपभोग पर खर्च करेंगे। अर्थात यदि आप 100 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए आपकी आय बढ़ती है तो आप उसमें से कितना खर्च करेंगे 75 रुपए उपभोग पर खर्च करेंगे। इसी के बाद आती है वाई प्रयोज्य आय, जिसका हमने अभी व्याख्या कर ली थी कि जो आय है उसमें से यदि प्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाए तो जो आय बचती है उसको हम क्या कहते हैं प्रयोज्य आय कहते हैं। अब हमने एक उदाहरण लिया है ताकि हमें ये और भली प्रकार से समझ में आ जाए। एक हमने टेबल लिया है जिसमें हमने आय ली है और उसके बाद इस आय से हमें उपभोग ज्ञात करना है। देखिए जो ए का मान है ये स्थिर रहता है और जो b का मान है वो भी क्या रहता है स्थिर रहता है। सबसे पहले हमने a का मान माना है कि माना a बराबर कितना लिया हमने 100 ले लिया और इसी प्रकार से हमने b बराबर ले लिया 0.5। b बराबर हमने क्या ले लिया 0.50। a क्या है स्वायत्त उपभोग। तो देखिए सबसे पहले आय कितनी है 0 है। हम आय के प्रत्येक मान के लिए उपभोग का प्रत्येक मान ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला क्या है c बराबर a प्लस बी वाई है। हमने a बराबर माना कितना है 100 माना है, b बराबर हमने कितना माना है 0.50 माना है। देखिए y का पहला मान 0 है तो इसको गुना किससे करेंगे y से, अर्थात 0 से। ये क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस ये इसका गुना 0 हो जाएगा, अर्थात आय का मान कितना उपभोग का मान कितना आ गया 100 आ गया। अब ये देखिए ये स्वायत्त उपभोग है क्योंकि आय 0 है तब भी ये उपभोग किया जा रहा है। अब ये उपभोग कहां से होगा जो बचत है उसमें से होगा, अर्थात यहां पर बचत की बजाय क्या होगी बचत ऋणात्मक होगी, अर्थात बचत होगी क्योंकि बचत वाला भाग यहां पर क्या हो जाएगा खर्च हो जाएगा। आय 0 है उपभोग होगा ही होगा तो क्या है ये 100 क्या आया स्वायत्त उपभोग है। पहला उपभोग किसके बराबर हुआ स्वायत्त उपभोग। इस समय आय कितनी है 0 है, यही हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा है कि स्वायत्त उपभोग कैसा उपभोग है, आय 0 होने पर जो उपभोग होता है वो क्या है स्वायत्त उपभोग है क्योंकि ये आय से क्या है स्वतंत्र है। आय ना 0 है तब भी ये उपभोग हो रहा है और आगे भी ये स्वायत्त उपभोग, इसको हम ज्ञात करेंगे तब हमें इसका और पता चल जाएगा। अब इसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट मान पे। सी का मान हमें दूसरा निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, देखिए सी बराबर a प्लस बी वाई। ए का मान हमने कितना लिया है 100 लिया है, प्लस b का मान हमने लिया है 0.50। देखिए आय का यहां कितनी है आय 100, इसको गुना करेंगे किससे 100 से, ये हमारे पास हो जाएगा 100, इसका गुना आ जाएगा 50, अर्थात ये आ जाएगा हमारे पास 150। अर्थात जब आय 0 से कितनी हो गई 100 तब उपभोग कितना हो गया 150। ठीक इसी प्रकार से आगे का मान हम ज्ञात करेंगे। आय कितनी है 200, हम y का मान कितना रख देंगे 200 रख देंगे, ये हो जाएगा इसका इससे गुना ये 100 आ जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 200। अर्थात जब आय 200 हो गई तब उपभोग भी कितना है 200। अब देखिए इसे ऊपर आप देखेंगे आय कम है उपभोग ज्यादा है, तो अर्थात जब तक आय उपभोग के बराबर नहीं हो जाती तब तक जो उपभोग का बचा हुआ भाग है जो आय से ज्यादा है वो कहां से आएगा वो बचत से आएगा। अर्थात जब तक उपभोग आय के बराबर नहीं होती तब तक बचत में से उपभोग किया जाएगा और जब आय उपभोग के बराबर हो जाती है तो इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसके बाद आता है
जब आय 300 हो जाती है तब कैसे उपभोग निकालेंगे? इसको हम 300 से यहां गुना करेंगे, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा हमारे पास 250। अब उपभोग कितना है? 250। अब देखिए आय कितनी है? 300, उपभोग कितना है? 250, अर्थात 50 रुपए क्या होने लगी? बचत होने लगी। नेक्स्ट देखते हैं, जब आय 400 हो जाएगी तब कितना हो जाएगा उपभोग? ये 200 आ जाएगा और ये हो जाएगा 300, अर्थात उपभोग कितना है? 300। अब देखिए आय 400 है, उपभोग 300 है, अर्थात 100 के बराबर क्या हो रही है? बचत हो रही है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ये 500, ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 350। 350। अब यहां पर देखिए उपभोग कितना है? 350, आय कितनी है? 500, अर्थात क्या होने लगी? 150 के बराबर बचत, क्योंकि y बराबर क्या होता है? c प्लस s होता है। तो चूंकि आय में उपभोग और बचत को जोड़ेंगे, जैसे आय यहां 500 है, इसको 500 लें, उपभोग 350 है, तो बचत कितनी हो जाएगी? 150, अर्थात इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? आय के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम इस समीकरण से आय यदि दी हुई है तो उपभोग का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था C बराबर A प्लस BY और इसकी व्याख्या। परिभाषा आ सकती है इसमें 1 नंबर की, स्वायत्त उपभोग क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं औसत उपभोग प्रवृत्ति। उसकी हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी व्याख्या करते हैं अभी। और ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इसकी भी हम एक रेखा चित्र के द्वारा व्याख्या करेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे निकाला जाता है, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए तो चलते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, इनका हम अध्ययन करते हैं। हमने एक टेबल बनाई है जिसमें हमने आय, उपभोग, औसत उपभोग प्रवृत्ति या एपीसी एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या एमपीसी को लिया है। आय हमने 0 से लेकर 500 तक लिए हैं आय के डाटा। उपभोग को हमने उसी फॉर्मूले से निकाला है, C बराबर A प्लस BY से। यहां हमने A बराबर 100 लिया है और B बराबर हमने 0.50 लिया है। जो A और जो B है वो क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या है? ये उपभोग एवं आय का अनुपात है। कौन सा उपभोग और कौन सी आय? कुल उपभोग एवं कुल आय, अर्थात औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? उपभोग बटा में आय, अर्थात एपीसी बराबर उपभोग को हम C से सिंबल करते हैं, आय को हम Y से सिंबल करते हैं, अर्थात एपीसी बराबर आ जाएगा C बटा में Y। तो 1 या 2 नंबर की परिभाषाएं आ सकती है। तो यदि औसत उपभोग प्रवृत्ति पूछा जाता है तो हमें क्या लिखना है? कुल उपभोग एवं कुल आय का जो अनुपात है वो औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। और हमें ये फॉर्मूला एक हिंदी में लिख सकते हैं, एपीसी बराबर उपभोग बटा में आय, और दूसरा लिख सकते हैं हम एपीसी बराबर C बटा में Y। और यदि कोई सवाल हल करना आता है तो हम इस फॉर्मूले के माध्यम से सवाल को हल कर सकते हैं। दूसरा आता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? उपभोग में परिवर्तन व आय में परिवर्तन का अनुपात। देखिए जैसे हमने अध्ययन किया उपभोग फलन में कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी क्या होता है? बढ़ता है। तो आय में परिवर्तन के साथ उपभोग में क्या परिवर्तन होता है? अर्थात यदि आय में इकाई परिवर्तन हो तो उपभोग में कितना परिवर्तन होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो क्या है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या एमपीसी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग में परिवर्तन बटा में आय में परिवर्तन। चूंकि C से हम उपभोग को सिंबल करते हैं और डेल्टा जहां भी आता है इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन, अर्थात उपभोग में परिवर्तन बटा में आय में परिवर्तन। अर्थात एक आय में यदि इकाई परिवर्तन होता है तो उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है इसका अनुपात ही क्या कहलाता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। अब हमारे पास 2 फॉर्मूले प्राप्त हो गए हैं, एक तो एपीसी बराबर C बटा में Y, दूसरा एमपीसी बराबर डेल्टा C बटा में डेल्टा Y। इसको किससे सिंबल करते हैं?
बी से सिंबल करते हैं, स्मॉल बी या छोटा बी लिखा जाता है इसके लिए, अर्थात ये जो बी बराबर 0.50 है यही क्या है, एमपीसी है। एमपीसी लिख दो चाहे बी लिख दो, चूंकि हम इस समीकरण में फॉर्मूले में ए प्लस बी वाई लिखते हैं इसलिए हमने यहां पे इसको क्या लिखा है, बी लिखा है। अर्थात एमपीसी और बी दोनों एक ही है, दोनों का मतलब ही क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। हमने ये अध्ययन किया है कि b का मान स्थिर रहता है। वो कैसे स्थिर रहता है, अब हम इस फॉर्मूले को रख के इसका मान निकालेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला c का मान निकालना हमने सीख लिया है कि किस प्रकार से c का मान निकाला जाता है, a प्लस बी वाई से। a को हम मान के चलते हैं स्थिर रहता है, b का मान हम निकालेंगे, चूंकि हमने यहाँ पे 0.50 माना है इसलिए इसमें निकालेंगे तो भी 0.50 ही आएगा। सबसे पहला एपीसी का फॉर्मूला c बटा में y। देखिए c यहां पर पहला मान 100 है और इधर 0 है, ये 100 बटा में 0 से आ जाएगा। दूसरा मान देखिए एपीसी के लिए c बटा में y से, c कितना है 150 और y कितना है 100, 150 को 100 से भाग दे देंगे ये 1.5 आ जाएगा। दूसरा आता है ये 200 और इसका मान भी कितना है 200, अर्थात 200 बटा में 200 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तीसरा मान इसमें देखिए 250 है, किसका, c का। निकालना कैसे है, c बटा में y से, तो 250 बटा में 300 ये आ जाएगा 0.83। इसी प्रकार से ये आ जाएगा 300 बटा में 400 से 0.75। इसी प्रकार से ये आ जाएगा 350 बटा में 500 से 0.7। अर्थात जो एपीसी का मान है वो लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। कैसे निकाला है हमने, c प्लस वाई से, अर्थात उपभोग में उससे संबंधित आय का भाग दिया है, हमारे पास एपीसी का मान आ गया। अब ये एमपीसी निकालना है हमें, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। कैसे निकलेगा, हमें एक तो चाहिए डेल्टा सी, अर्थात उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ है। दूसरा हमें चाहिए डेल्टा वाई, पहले मान के लिए हमने डैश लगाया क्योंकि इससे पहले कोई उपभोग नहीं है। दूसरा मान देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है डेल्टा सी। डेल्टा सी कैसे निकलेगा, देखिए उपभोग में परिवर्तन कितना हो रहा है, पहले उपभोग 100 था अब 150 हो गया, परिवर्तन कितना हुआ, 50 के बराबर हुआ। इसी प्रकार से आय में कितना परिवर्तन हुआ, देखिए पहले आय 0 थी अब कितनी हो गई 100, अर्थात 50 बटा में 100 कितना आया, आपका भागफल 0.50। ये किसका मान है, ये एमपीसी का मान है, अर्थात किसका मान है, बी का मान है, और हमने लिया भी कितना है, बी बराबर 0.50 लिया है। नेक्स्ट देखिए, यहां से लेकर यहां तक उपभोग में परिवर्तन निकालना है, क्योंकि एमपीसी निकलेगा कैसे, डेल्टा सी बटा में डेल्टा वाई से। देखिए 150 से 200 तक डेल्टा सी कितना आया, 50 आया। इसी प्रकार से इनकम देखिए 100 से 200 तक कितना परिवर्तन हुआ, 100, अर्थात 50 बटा में 100 ये भी कितना आया, 0.5। ठीक इसी प्रकार से 200 से 250 तक कितना परिवर्तन है, 50 का। इधर भी 200 से 300 तक कितना परिवर्तन है, 100 का, अर्थात पुनः जो डेल्टा सी है वो कितना है, 50, डेल्टा वाई है वो कितना है, 100, अर्थात ये भी मान कितना आया, 0.50। इसी प्रकार से देखिए यहां भी डेल्टा सी 250 से कितना आया, 300, कितने का अंतर है, 50 का, अर्थात परिवर्तन कितना है उपभोग में, 50 के बराबर। ठीक इसी प्रकार से देखिए 300 से 400 तक जाने में आय में परिवर्तन कितना है, 100 के बराबर, अर्थात 50 बटा में 100 ये भी कितना आया, 0.50। ठीक इसी प्रकार से यहां देखेंगे तो 300 से लेकर 350 तक जाने में किसमें परिवर्तन है, उपभोग में, अर्थात क्या है, डेल्टा सी कितना है, 50 के बराबर। ठीक इसी प्रकार से 400 से 500 तक जाने में क्या है, आय में परिवर्तन कितना है, 100 के बराबर, अर्थात 50 बटा में ये भी कितना आया, 50 बटा में 100 से 0.50। तो सभी मान आप जब देखेंगे तो किसके मान है, एमपीसी के, अर्थात एमपीसी को किससे सिंबल करते हैं, बी से, क्या है, 0.50, अर्थात स्थिर है। इसका ही हमने अध्ययन किया था कि जो एमपीसी का मान है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो अल्पकाल के अंदर एपीसी का मान ज्यादा रहता है, एमपीसी का मान क्या रहता है, कम रहता है, अर्थात एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी अल्पकाल के अंदर। ये जो एमपीसी है ये उपभोग फलन का, रेखीय उपभोग फलन का ढाल होता है। कैसे ढाल होता है, हम एक रेखा चित्र के द्वारा इसकी व्याख्या करते हैं और उस रेखा चित्र के द्वारा हम ब्रेक इवन पॉइंट का भी अध्ययन करेंगे। हम इस उपभोग फलन का एक रेखीय मान उपभोग फलन बनाते हैं। चलिए तो हम एक रेखा चित्र बनाते हैं उपभोग एवं आय का। इधर हमने y अक्ष लिया है,
इधर हमने x अक्ष लिया है, इस अक्ष पर हम लेते हैं उपभोग और इस अक्ष पर हम लेते हैं आय। ये हमारा मूल बिंदु है। हम पैमाना लेते हैं इधर 100, 200, 300, 400 और 500। ठीक इसी प्रकार से इधर हम पैमाना लेते हैं 100, 200, 300, 400 और 500। हम एक वक्र बनाते हैं एएस वक्र, एग्रीगेट सप्लाई। ये होता है C प्लस एस और हमने अध्ययन किया है y बराबर क्या होता है C प्लस एस। ये कैसे बनता है? ये मूल बिंदु से निकलता है इस प्रकार से, ठीक 45 डिग्री के कोण पर, इस प्रकार से। ये है y बराबर C प्लस एस। अब हमें बनाना है रेखीय उपभोग फलन जो कि a प्लस बी वाई। वो किस प्रकार से बनेगा? वो 100 से शुरू होगा, क्योंकि किसके बराबर है? ये a के बराबर है। किसके बराबर है? a के बराबर। ये इस प्रकार से निकलेगा, ये है c बराबर a प्लस बी वाई। अब देखिए हमारे पास ये जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, यहां पर जो आय है वो उपभोग के बराबर है, अर्थात आय भी 200 है और उपभोग भी 200 है। तो ऐसा बिंदु जहां आय एवं उपभोग एक दूसरे के बराबर होते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अब एक चीज हमने ये भी अध्ययन की थी कि जो एमपीसी है वो रेखीय उपभोग फलन का ढाल होता है। इसकी भी हम व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार से ढाल होता है। पहले हम एक बचत और आय का भी वक्र बनाते हैं और इस ब्रेक इवन पॉइंट को डिटेल में समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जब तक आय शून्य होती है बचत से उपभोग किया जाता है। हम एक वक्र बनाते हैं, इसके ठीक नीचे बना लेते हैं इस प्रकार से, और इधर हम लेंगे आय अक्ष को। ये एक्स अक्ष है जिस पर हम आय लेंगे और इस अक्ष पर हम क्या लेंगे? बचत लेंगे। ये हमारा मूल बिंदु है। इधर भी पैमाना हो जाएगा 100, 200, ये हो जाएगा 100, 200। इधर भी पैमाना हो जाएगा 100, 200, 300, इस प्रकार से। इधर आय लेंगे 100, इसके बिल्कुल ठीक नीचे 200, 300, 400, 500, इस प्रकार से। ये हो जाएगा 100, 200, 300, ये 400 और ये 500। कैसे बनेगा वक्र? 100 से शुरू होगा और इस प्रकार से जाएगा। यह है बचत का, इसको हम लिख लेते हैं D प्लस स्मॉल s y। ये D एक प्रकार से क्या है? ये माइनस a है। क्यों है माइनस a? इसकी हम व्याख्या करेंगे। ये जो स्मॉल s है ये सीमांत बचत प्रवृत्ति है, इसका हम बचत फलन में अध्ययन करेंगे एक बार। ये बचत फलन s बराबर d प्लस स्मॉल s y है। अब देखिए ये जो जब आय 200 है तब बचत शून्य है, अर्थात उतना ही उपभोग हो रहा है जितना आय है। आय उपभोग के बराबर है अर्थात बचत क्या होगी? शून्य। तो ये वाला बिंदु क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, जहां बचत क्या है? शून्य है। इसकी दो विशेषताएं हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, एक तो आय और उपभोग एक दूसरे के क्या है? इस बिंदु पर बराबर है। एक इस बिंदु पर चूंकि आय और उपभोग एक दूसरे के बराबर है इसलिए बचत क्या है? शून्य है। अब ब्रेक इवन पॉइंट से ठीक नीचे देखिए आप, पहले इससे इस ओर जितनी आय कम है उतना उपभोग कहां से किया जाएगा? बचत से किया जाएगा। यहां पर देखिए इस बिंदु पर आय क्या है? शून्य है, अर्थात 100 के बराबर ए बचत है। माइनस ए, क्योंकि ए यहां उपभोग है और ये कहां से लिया जा रहा है? बचत से। तो मैंने माइनस ए इसलिए लिखा है क्योंकि ये ए बचत है, ये बचत में कमी आ रही है, क्योंकि कहां खर्च हो रही है? उपभोग में।
तो ब्रेक इवन पॉइंट से ठीक पहले जितनी आय कम है वो आय कहां से ली जाएगी, बचत में से ली जाएगी। ब्रेक इवन पॉइंट पर बचत और आय और उपभोग एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए बचत क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसके आगे ब्रेक इवन पॉइंट से आप जाएंगे तो चूंकि आय ज्यादा है, क्योंकि आय का वक्र है देखिए क्या है, ऊपर है, उपभोग वाला क्या है, नीचे है, अर्थात ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाने पर आय ज्यादा है, उपभोग क्या है, कम है, तो बचत होने लग जाएगी, क्योंकि बचत यहां नेगेटिव थी, यहां क्या होगी, पॉजिटिव, अर्थात ये अबचत थी और ये बचत है। तो इस बिंदु के बाद चूंकि आय ज्यादा है, उपभोग कम है, इसलिए बचत हो रही है। इस बिंदु से पहले देखिए चूंकि आय वक्र जो है नीचे है, आय और ये उपभोग वाला ऊपर है, अर्थात आय कम है, उपभोग क्या है, ज्यादा है, इसलिए बचत क्या है, ऋणात्मक है, जिसको हम अबचत कहते हैं। और इसीलिए मैंने इसको डी को क्या लिखा है, -a लिखा है, अर्थात ये इतना कहां से हो रहा है, बचत से हो रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्वायत्त उपभोग कहते हैं। अब हमने पढ़ा था कि एमपीसी है वो इसका क्या होता है, ढाल होता है उपभोग फलन का। कैसे ढाल होता है, ढाल हमने पढ़ा है लंब बटावे आधार। चूंकि ये एमपीसी का मान क्या रह रहा है, स्थिर है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर एमपीसी क्या होगी, एक जैसी होगी। ढाल ज्ञात करते हैं लंब बटावे आधार से। इस प्रकार से हमने किस वक्र पर एक त्रिभुज बनाया। अब ये किसके बराबर है, ये डेल्टा सी के बराबर है। कैसे बराबर है, यदि इस बिंदु और इस बिंदु से हम इधर इस प्रकार से लेके आए दो रेखाएं इस प्रकार से, तो देखिए किसके बराबर है, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, उपभोग में परिवर्तन हो रहा है, और उपभोग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, डेल्टा सी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम इसके आधार से इस प्रकार से दो बिंदु नीचे लेके आए तो यहां से लेकर यहां तक क्या है, आय में परिवर्तन है, इसको किससे सिंबल करेंगे, डेल्टा वाई से। अब डेल्टा सी बटा में डेल्टा वाई क्या होता है, ये एमपीसी होता है, अर्थात डेल्टा सी बटा में डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीसी होता है। और ये है क्या, ये इस वक्र का ढाल है। ये क्या है, ये रेखीय उपभोग फलन है। तो रेखीय उपभोग फलन का ढाल ही क्या होता है, एमपीसी या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। तो ये था उपभोग फलन जिसका हमने अध्ययन किया, रेखीय उपभोग फलन का, औसत उपभोग प्रवृत्ति का और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का। तो इसकी हमने व्याख्या की। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बचत फलन की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।